इनकम है वो तेल और गैस से आ रही है। अगर तेल और गैस बाहर नहीं जा पाएगा तो आप सोच सकते हैं मीनाक्षी किस प्रकार का दबाव पड़ सकता है। यही वजह है कि बहुत हेक्टिव मनूवर्स हो रहे हैं और कोई ना कोई सोल्यूशन इसका निकाला जाने की संभावना है। बिल्कुल। कोशिश की जा रही लेफ्टिनेंट है। आप जनरल। देखें, जी। भारत से बात करी उन्होंने, हाँ, राज्य की जयशंकर से बात हुई है, कई बार उससे भी बातचीत हुई। हाँ जी। लेफ्टिनेंट जनरल संजय सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी जब अब्बास अरागची रशिया की यात्रा पर थे, व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने मुलाकात की है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से व्लादिमीर पुतिन की ये बातचीत, यानी अब्बास अरागची का रशिया जाना एक तरीके से सफल साबित रहा। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी और को पैनलिस्ट को भी। देखिएगा, ईरान आज की तारीख में जानता है कि ये जो एक तरीके से घेराबंदी कर रखी है स्टेट ऑफ होर्मुज में, उससे ईरान की आर्थिक स्थिति पे जबरदस्त असर पड़ा है। एक दूसरा, उसका जो तेल है उसको वो तो तेल तो निकलेगा क्योंकि वेल्स है वहां पे, और खर्ग आइलैंड में जिस प्रकार से तकरीबन 30 मिलियन बैरल्स ऑफ तेल को जो इकट्ठा किया जा सकता है तकरीबन 50 कंटेनर में, वो सब भरे हुए हैं। अब तेल का उत्पादन तो हो रहा है पर तेल का जो निर्यात है वो नहीं कर पा रहा है, और चीन जो तेल लेता था वो भी नहीं ले सक रहा है, और चीन के द्वारा या बाकी देशों के द्वारा जो सामग्री आती थी लॉजिस्टिक्स ईरान के लिए वो भी नहीं आ पा रही। चाहे चीन के शंघाई से लेकर के तेहरान तक फ्रेट ट्रेन है जहां से सामान आता जाता है, जिसमें 15 दिन लगते हैं, और अब पाकिस्तान से भी उन्होंने रास्ते खोले हैं जिससे कि ईरान के लिए सामान जा सके। ऐसी हालात में जरूर मैं ये कहूंगा कि ईरान भी अब हाथ पांव मारने लगा है, जिस प्रकार से पाकिस्तान में आना बार बार और पाकिस्तान को बताना कि अमेरिका को इस तरह की खबर दो, ओमान जाना, ओमान के बाद रूस जाना, रूस में के साथ ट्रंप की बातचीत, ये साफ दर्शाता है कहीं ना कहीं रूस को ईरान ने मदद दी। अब रूस ने भी ईरान की मदद की, एक इंटेलिजेंस यानी एक्शनेबल इंटेलिजेंस देकर के जो भी नुकसान ईरान ने पहुंचाया, जो भी पलटवार ईरान ने किया, काबिल तारीफ, वो उसका काफी हद का श्रेय जो है वो रूस को जाता है और चीन को जाता है, जिस कारण से ईरान ने पलटवार किया। लेकिन अब सवाल यह है कि ईरान का मनोबल तो ऊंचा है, पर उस मनोबल को ऊंचा रखने के लिए ऊर्जा चाहिए। अब तक मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा था, मिडिल ईस्ट जो खाड़ी के देश है उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा था, इसराइल है वहां नुकसान पहुंचाया जा रहा था, अमेरिका के जो बेसिस है वहां नुकसान पहुंचाया जा रहा था। लेकिन अब जब वो नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा क्योंकि सीज फायर का एक तरीके का माहौल है, अब कहीं ना कहीं ईरान के अंदर भी अब हलचल शुरू हो चुकी है, और ईरान के जो नागरिक है वो भी सोचते हैं कि हम ईरान के झंडे के नीचे एक बहुत मुश्किल समय में इकट्ठे रहे। पर अब ये जो आईआरजीसी है या मुश्तबा खामानियाएं हैं, वो जो बीमार पड़े हैं वो भी नहीं दिख रहे हैं। आईआरजीसी ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। वाहिदी जो आईआरजीसी के कमांडर है, पहले कोर्ट्स के कमांडर थे, वो पहले रक्षा मंत्री रह चुके हैं अहमद निजाद के सरकार के नीचे, उसके बाद आईआरसी के नीचे वो इंटरनल सिक्योरिटी रहे हैं उनका, और कहीं ना कहीं पेजेस्किया हुआ, आरागाची हुआ, गबला वो, इन सब के जो है कहीं ना कहीं अनबन साफ नजर आती है। उनको लगता है कि शायद ये ईरान का पक्ष जो नेगोशिएटिंग टेबल पर है वो नहीं रख पा रहे, जो ईरान की उनको लगता है, आईआरजीसी को लगता है ये बहुत ज्यादा काबिलियत है। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान को अब इस बात का एहसास होने लगा है या होना चाहिए कि ज्यादा लड़ाई खेलने से, क्योंकि अगर स्टेट ऑफ होर्मुज वेपनाइज तो किया ईरान ने, कोई शक नहीं, उसका उनको फायदा हुआ, विश्व को नुकसान हुआ, भारत को भी उसका मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। लेकिन जिस प्रकार से घेराबंदी यूएसए ने की है उससे ज्यादा नुकसान अब ईरान का होगा, और इस ईरान के नुकसान के साथ साथ ईरान की जो प्रॉक्सीज है वो भी जबरदस्त मार खा रहे हैं। हिजबुल्लाह देखिएगा, लेबनान के अंदर तकरीबन 10% लेबनान हार चुका है, और वो अब भाग हारा है लेबनान में। जो हिजबुल्लाह का जो गढ़ है वो सारा सदर्न लेबनान गया, सदर्न बेरूत के ऊपर जबरदस्त बम्बार्डमेंट हो रही है। गाजा में देखो उनकी हमास ये का क्या शर्तें हाल तो हो रहा है, तमाम थी आप सर, देखिए हुदी का वो क्या हाल शर्तों है। को भी सीधे सीधे अमेरिका की तरफ से नकार दिया गया है। शर्तें तमाम थी। पहली शर्त ये कि हिजबुल्लाह पर हमले रोक दो, उसकी गारंटी दे दो दोबारा हमला नहीं करोगे। दूसरी शर्त ये कि हॉर्मुज खोल दो। तीसरी, जब हम चरण की बातचीत में आएंगे तब जाकर के हम परमाणु कार्यक्रम पर बात करेंगे। अमेरिका की तरफ से इसे रिजेक्ट भी कर दिया गया था। लेकिन विंग कमांडर आलोक साय जी, ये हॉर्मुज पर जिस तरीके से अमेरिका कब्जा करके बैठा हुआ है, ये तो मुझे लगता है कि पश्चिमी एशियन कंट्रीज के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। अमेरिका का वहां तक आना ये किसी को भी मुझे लगता है ना तो मंजूर होना चाहिए, और ना ही ये अमेरिका के लिहाज से तो बहुत अच्छा है, लेकिन पश्चिम एशिया के हिसाब से ये कतई अच्छा नहीं है।
मीनाक्षी जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आपको याद होगा कि मैं आपके चैनल पे ही करीब 10 से 12 दिन पहले से ये बात बोलता आया हूं कि अमेरिका को कोई जरूरत नहीं है अब ग्राउंड ऑपरेशंस करने की ईरान में, कोई आवश्यकता नहीं है। अमेरिका को अच्छी तरह पता चल गया है कि इस ब्लॉकेड से वो क्या कर सकता है। इट हैज सच ए डेवास्टेटिंग इफेक्ट जो बमबारी करके अमेरिका को नहीं मिलेगा वहां पे। देखिए, आप ध्यान दीजिए कि पिछले कुछ दिनों से किस तरह से बैकडोर चैनल से चीन और रूस एक्टिव हुए हैं। आप और दूसरी तरफ जैसे ही हमें खबरें आई कि ईरान के पास 12 से 20 दिन से ज्यादा अब वहां तेल के कुएं उनको बंद करने पड़ेंगे। उसके बाद उनके पास टैंकर, फ्लोटिंग टैंकर्स में तेल रख करके सी में रखे जा रहे हैं। उसके बाद भी जगह नहीं है, उनके तेल के कुएं बंद होंगे तो फिर जल्दी उसको शुरू करने में बहुत बड़ी मुश्किलातें होंगी। यही नहीं, ईरान की आर्थिक व्यवस्था की क्या हालत हुई है। एक रियाल 1.8 मिलियन रियाल इज इक्वल टू $1 हो चुका है वहां। रुपए में अगर आप उसकी तुलना करें तो डेसिमल 0000 यानी 4 टाइम्स 0 72 रुपीज है एक रियाल। खाने के सामान नहीं मिल रहा है वहां पे। 68% इन्फ्लेशन बढ़ा है इधर मात्र 15 दिनों के अंदर में, और फूड आइटम्स में इन्फ्लेशन बढ़ा है 100%। पिछले 3 दिनों में उसमें भी 15% इन्फ्लेशन और बढ़ गया है। आम आदमी के पास अब वहां खाने के लिए सामान भी खरीदने के पैसे के लाले पड़ रहे हैं। मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। ये ब्लॉकेड जो है ये एटम बॉम्ब है। एक तरह से अमेरिका ने एटम बॉम्ब इस्तेमाल किया। इसीलिए आप देखिएगा कि IRGC का स्टेटमेंट आया था कि ये अमेरिकन ब्लॉकेड को मैं बमबारी मानूंगा और हमें मिलिटरली रिएक्ट करने का, इसका जवाब देने का अधिकार है। तो ये वही स्थिति है। आप यही नहीं, रूस ही नहीं प्रतिक्रिया दे रहा है, चीन की भी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। मार्च एंड में 31 मार्च को और फिर 7 अप्रैल को उन्होंने 2 रेगुलेशन पास किए हैं कि चीनी सप्लाई चेन को जो देश या जो कंपनी भी बाधित करेगी, चीन को यह पावर होगा कि उस देश और उस कंपनी के लोगों का की पूरी संपत्ति और कंपनी को बैन करे और उनकी संपत्तियों को जब्त कर ले। तो ये देखिए अब बहुत तेजी से एक्टिवेशन हो गया है इन लोगों का, रूस और चीन का। और मुझे नहीं लगता है कि ये जो ब्लॉकेड है ये इतना पावरफुल है कि ये 10 दिन, मैक्सिमम 10 से 12 दिन ये उथल पुथल हो जाएगा। या तो खुले मंच पर ये लोग विश्व शक्तियां आपस में सामने आ जाएंगी, या ईरान रूस और चीन के दबाव में आकर आज इंडिया के हिसाब से टाइम को छोड़ दूं मैं, तो कल जब गुरुवार होगा अमेरिका में, तो सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने ईरान में संभावित मिलिट्री एक्शन के नए प्लान पर एक ब्रीफिंग मिलने वाली है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। मैं इस पर चाहूंगी कि आप अहमद मसीह खान जी जरा ज्यादा जानकारी दीजिएगा कि सेंटकॉम कमांडर के साथ जो ये मीटिंग होने वाली है उसमें ये बताया जाएगा कि अगर हमें आगे ऑपरेशन करना है तो कैसे करना है, क्योंकि अमेरिका कह चुका है कि वो बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। हॉर्मुज के नाम पर वो वैसे भी बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान एक अच्छा नेगोशिएटर हमेशा से माना जाता है और वो अपनी बातों पर पीछे नहीं हटने वाला है। ये देखें, शुक्रिया आपका। ब्रैड कूपर जो सेंटकॉम के बने हैं, आपको जैसे कि मालूम है इनका नेवी का बैकग्राउंड है। तो इनके बनने से एक जो इलाके में एक असर पड़ा वो ये है कि इनसे पहले जो थे माइक कोरेला, वो फौजी थे और उन्होंने ही अमेरिका को जो है पाकिस्तान के तरफ धकेला। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं लेकिन पाकिस्तान हमारा बेहतरीन नौकर है। लेकिन ब्रैड कूपर का जो ज़्यादा फोकस है वो सी लेन्स, जैसे कि वो नेवी के हैं, उनका यही है कि भाई किसी तरीके से ये जो सी लेन्स वगैरह हैं जो नेवी के हवाले से, वो हमारा काम आगे बढ़ता रहे। तो ये इनका प्रायोरिटी है। इनका प्रायोरिटी कोई ग्राउंड इन्वेजन या जैसे कि दूसरे दोस्त ने फरमाया, वो इनके लगता है कि वो नहीं है, वरना ब्रैड कूपर जो है इतने इम्पोर्टेंट इस पूरे मामले में नहीं होते। दूसरी जानिब देखें, अमेरिका में इस किस्म से बहुत बड़ा सानिया है यहाँ पर कि अभी कुछ दिन पहले जो इनके नेवी सेक्रेटरी थे, जो इंतहाई अहम ओहदे पर हैं, उसको इन्होंने फारिग कर दिया। यानी आप एक जंग के अंदर हैं जो आपने खुद डिसाइड किया
और उसी जंग के दौरान आप जो हैं अपने जनरलों को फारिग कर रहे हैं, अपने सेक्रेटरी जो हैं उनको फारिग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये कहा गया, कल के दिन देखें, एक जो कैलिफोर्निया से हैं डेमोक्रेटिक मेंबर ऑफ कांग्रेस जॉन गैरामंडी, उन्होंने ये कहा कि ये जो भी जंग है ईरान का, हर हवाले से सियासी और मुआशी क़यामत है। और ये है अमेरिका में ये, अगर ये एम्बार्गो, ये जो भी है एम्बार्गो इनका ज़्यादा रहता है वहाँ पर, तो अमेरिका के मईशत पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। और ईरान के लोग जो हैं वो तो शायद अपने गरीबी में गुजारा भी कर लें, और ईरानी बहुत रिजाइलियंट हैं, लेकिन ये अमेरिकन जो हैं, अगर इनके तेल के कीमत थोड़े से ऊपर चले जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बेताब होते हैं। ये इस तेल की कीमत को कुछ ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये ट्रंप को खाने के लिए आ जाएंगे। ये इनमें इतनी सब्र बर्दाश्त नहीं है, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया जी। विनय जी, एक बात और कि ये रशिया की तरफ से जो बार बार ऑफर दिया जा रहा है कि 440 किलोग्राम जो यूरेनियम है वो रशिया शिफ्ट करवा दिया जाए, लेकिन अमेरिका इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा। अमेरिका कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास ही सुरक्षित रहने वाला है, रशिया पर उन्हें इस बात को लेकर के कोई भरोसा नहीं है। तो ज़रा ये बताइएगा विनय जी कि इस पूरे मामले में जब फ़ोन पर बातचीत हुई है 1.5 घंटे, उसके बाद भी अमेरिका क्या मान जाएगा इस बात को लेकर के ठीक है रशिया के पास छोड़ देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है? देखिए, बात यह है कि वो जो 2015 में जो JCPOA हुआ था, जिसको ट्रंप ने 1918 में उसको अपनी तरफ से निकल गए थे वहां से, तो उसके अंदर जो है इतना एक प्रावधान था कि वो रूस कंट्रोल करेगा इसके रशिया को, उसको ईरान के यूरेनियम को, और उसको अगर जैसे जरूरत पड़ेगी तो वो सप्लाई रूस को करेगा, ईंधन उसके लिए, जो सिविल न्यूक्लियर उसके लिए। तो उस पर बातचीत, उसी मुद्दे पर बातचीत हो रही है। और ये अब देखिए, सवाल ये है कि ट्रंप को इस टाइम यह है कि जब थूक कर चाटना पड़ रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा चलेंगे, थोड़ा शोषे करेंगे। पर लगता यह है कि धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी इसी दिशा में चलेगी, क्योंकि बात यह है कि ईरान तो का ठीक है, पर रूस का इजराइल के साथ भी काफ़ी अच्छे संबंध हैं, और वो डायरेक्टली बात कर रहे। तो अगर, क्योंकि इस मामले में अगर ईरान ने दे दी, अपनी हामी भर दी, तो अब ये पुतिन को ये भी संभालना पड़ेगा, इजराइल को समझाना पड़ेगा कि इससे बेटर आज की तारीख में और कोई रास्ता नहीं है। तो अब देखते हैं कि ये अगर ये धीरे धीरे, क्योंकि वो जो पुराना जो JCPOA था एग्रीमेंट, उसमें बहुत ईरान ने बहुत कुछ अपनी तरफ से दे दी थी, ये इसको इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स के मॉनिटरिंग वगैरह की, मतलब बहुत ज्यादा है। पर अब ये है कि इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ईरान में भी एक प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई है कि वहां पर नए लोग आ गए हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं, हमें न्यूक्लियर बम बनाना पड़ेगा समय आने पर। तो अब इसलिए रूस के लिए भी काफी थोड़ी वो कठिनाई है, मुश्किलें बढ़ेंगी, पर देखते हैं कि नई नेता उनके वहां क्या करते हैं फैसला। मेजर जनरल अनुज माथुर, जब हम हॉर्मुज के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, सेंटकॉम को लेकर के मीटिंग उन्होंने बुला ली है डोनाल्ड ट्रंप ने, और उनसे पूरी ब्रीफिंग लेने वाले हैं ब्रैड कूपर से। दूसरी तरफ पाकिस्तान एक अलग तैयारी करते हुए नजर आ रहा है कि हॉर्मुज नहीं तो हम आपको 6 रास्ते और सुझा रहे हैं। पाकिस्तान ऐसा कैसे कर सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को नाराज कर दे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान को जिद छुड़वाना चाहता है कि आप हॉर्मुज की जिद छोड़ दीजिए, अमेरिका को दे दीजिए, हम आपको 6 रास्ते और दे रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, कितने भी 6 नहीं, अगर 600 रास्ते भी बाय रोड दे देंगे या ग्राउंड के ऊपर, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कॉम्पनसेट नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं मीनाक्षी कि एक सड़क मार्ग से कितना आप क्या सामान पुश कर सकते हैं? 1 लाख बैरल जाता है एक टैंकर में।
तो ये जो बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये बात हुई है, ये अमेरिका के एक सेनेटर ने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को बताया है, उनको बोला है कि जो आपका दोस्त बनता था वो आपकी पीठ में फिर थोड़ा भौंकला है, और वो जो फ्रेंड है आपका वो चीन के साथ मिलकर के रूस को 6 रास्ते ग्राउंड के साथ आपके इस ब्लॉकेड को बाईपास करने के लिए बना करके दे रहा है। तो पाकिस्तान एक ऐसी अजीबोगरीब परिस्थिति में आकर के खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान को पता नहीं पड़ रहा है कि किस तरफ से क्या उनके ऊपर होना चाहिए, और शायद इसी तोफैल में आकर के उन्होंने 1-2 दिन पहले जाके अफगानिस्तान पे फिर हमले कर दिए। पाकिस्तान की परिस्थिति, ये बात हमको भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रकार का नेगोशिएशन, जब आप किसी इस प्रकार की कोई चीज को कर पाने में सक्षम नहीं है, उसमें पांव डालने का मतलब यही होता है। 1 महीने से आपने इस्लामाबाद को, रावलपिंडी को पूरा एक कर्फ्यू के उसके अंदर डाल के रखा हुआ है, और पूरा एंड रिजल्ट जो है वो ढाक के 3 पात, कुछ भी उनको नहीं मिला, और उनको हर तरफ से उनके ऊपर अब दबाव है। ईरान वो उनको एक शक की निगाह से देख रहा है कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ है, क्योंकि ये बिल्डअप हुआ है सऊदी अरब में। आप मुझे बताएं कि आप एक मैकेनाइज्ड डिवीजन वहां ले जाकर के आपने रख दिया, और एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की स्क्वाड्रन वहां पे खड़ी कर दी। वो मक्खी मच्छर मारने के लिए या हूती से लड़ने के लिए नहीं गए वहां पर। वो सबको मालूम है कि वहां क्यों गए। ईरान इस चीज को देख रहा है और ये उनको पता पड़ रहा है, और उसके अलावा अब उन्होंने उससे बचने के लिए उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि हम आपको रास्ते दे रहे हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। उनको खुद नहीं पता था कि वो करना क्या चाह रहे हैं। उनका उद्देश्य ये था कि वो किसी तरह से अपनी जो एक टेररिस्ट और एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म की इमेज है, उससे बाहर निकल करके आए। अहमद भाई बताएंगे आपको कि किस प्रकार से पाकिस्तान अभी भी टेररिज्म का एपिसेंटर बना हुआ है, और जिस तरह से लोग वहां मारे जा रहे हैं वो तमाम टेररिस्ट ये वो हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू उनका ये था कि जिस प्रकार के, एक तो अमेरिका के वो गुलाम हैं, और दूसरा जिस प्रकार का एक पैक्ट, नेटो लाइक पैक्ट उन्होंने सऊदी अरब से किया है, वो अगर ऐसी सिचुएशन बनी कि सऊदी अरब और ईरान खुले युद्ध की सिचुएशन में आ गए, तो पाकिस्तान को वहां जाकर के ईरान के खिलाफ युद्ध करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए उन्होंने ये पूरा सारा ड्रामा किया, और उनको यहाँ से पैसे लेके वहां चुकाने हैं, वहां से लेके पैसे वहां चुकाने हैं। ओवरऑल पाकिस्तान का एकमात्र एम ये था कि कहीं ना कहीं से डॉलर, ईरान इस चाल में फंसेगा नहीं। हमारी नहीं, पर आपको मैं बताऊं, ईरान देखिए एक बहुत ज्यादा पावरफुल जो उनकी जो बहुत सिविलाइजेशनल कंट्री है, हजारों साल की सभ्यता है उनकी। ये ईरान कोई अभी 10 दिन पहले पैदा नहीं हुआ है पाकिस्तान की तरह, और पाकिस्तान 70 साल पहले बना है, और वो भी झूठ की बुनियाद पे, फरेब की बुनियाद पे बना है। पाकिस्तान सिर्फ भगोड़ों का देश है, और जो पाकिस्तान का आज भूगोल आप देख रही हैं, उस भूगोल में से 80% लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। अंबर भाई बैठे हैं, ये नहीं रहना चाहते। खैबर पख्तूनख्वा नहीं रहना चाहता। गिलगित बाल्टिस्तान पीओजे के इन एनी केस हमारा है। तो ये पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का और ईरान का कोई मुकाबला करना भी मुझे लगता है किसी तरीके से भी सही भी नहीं है, और ईरान एक बहुत अलग किस्म का बातचीत बड़ी हो रही है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत हो गई है। अब जापान के पीएम तकाइची उन्होंने बात कर ली है ईरान से। तो लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, ये बातचीत करने से भी तो अमेरिका कई बार नाखुश हो जाता है कि अरे हमारे दुश्मनों से क्यों बातचीत कर रहे हो। अगर जापान ने ये कर लिया है, तो जापान के साथ वैसे भी चीज़ें बहुत अच्छी इस वक्त तो नहीं चल रही हैं, कि जितने भी उनके एयर डिफेंस सिस्टम थे वो उठा करके मिडिल ईस्ट में रखवा दिए गए, मिडिल ईस्ट की सुरक्षा के लिए। लेकिन तकाइची पीएम अगर वहां पर बात कर रही हैं, कह रही हैं कि बातचीत के माध्यम से इसे सुलझाया जाए, लेकिन बातचीत आखिरकार कब? इंतजार तो सबको है। इसमें कोई शक नहीं कि बातचीत के द्वारा ही ये युद्ध समाप्त हो सकता है। अगर हम सोचते हैं लड़ने से, बम्बार्डमेंट से युद्ध समाप्त होगा, नहीं हो सकता है। ये तो कोई बात नहीं। जापान आज की तारीख में एंटी डीमाइनिंग करने की, मदद करने की उससे पहले ही अपनी तरफ से मांग की थी कि हम अब डीमाइनिंग करने में आपकी मदद कर सकते हैं। जापान पूरा का पूरा इंपोर्ट तेल का करता है, और सारा का सारा तेल स्टेट ऑफ मलाक्का से ही जाता है जापान की ओर। चाइना तकरीबन 84% ऑयल स्टेट ऑफ मलाक्का से जाता है। यानी कि सारा का सारा तेल, चाहे अपने खाड़ी के देशों से हो, कहीं से भी हो, आना जाना उससे वहीं से जाना है, और चीन को देना है, जापान को देना है, साउथ कोरिया को देना है, बाकी देशों को देना है। तो
तो इन सब देशों चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो इकोनॉमी है वो डगमगा ना जाए, क्योंकि अगर $126 हो गया बैरल, अगर वो $140 हो जाता है तो सबकी इकोनॉमी जो है वो डगमगाएंगे, क्योंकि सबकी जो मैं कहूँगा जो डेट है वो बहुत ज्यादा है। जापान का भी अमेरिका के जैसे ही है, जितना उसकी इकोनॉमी है उतना ही उसका डेट है। तो जीडीपी को उसका देख लो, अगर उसके जीडीपी तकरीबन $5 ट्रिलियन है तो डेट भी उसका तकरीबन $6 ट्रिलियन है। तो सबका डेट जो है जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल यह है, अमेरिका भी एक ऑनरेबल एग्जिट चाहता है। अमेरिका ने आज की तारीख में जिस तरीके से घेराबंदी की है, जिससे ईरान को असर पड़ रहा है, वही असर ईरान के नहीं चीन के भी पड़ रहा है, वही असर रूस पे भी पड़ रहा है। रूस बार बार चीन, पुतिन और ट्रंप के एक पर्सनल रिलेशनशिप है, जिसको वो एक दूसरे को शायद अब कन्विंस करना चाहते होंगे कि अगर ट्रंप ज्यादा करेंगे तो शायद खाड़ी के देशों में जो उनका अपना अमेरिका का आज की तारीख में वर्चस्व है वो कहीं सब्स्टिट्यूट ना हो जाए चीन के द्वारा या रूस के द्वारा। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी के लिए जो देते हैं 4.67% एनरिचमेंट, JCPOC क्या कहता है 3.67 एनरिचमेंट, और 3.67 एनरिचमेंट को वो लेकर के गए 67% एनरिचमेंट, और 440 किलोग्राम जो यूरेनियम है उसका आता पता नहीं है। तो ये जो बातें हैं कहीं ना कहीं जरूर दाल में काला है। इस पूरी लड़ाई में कोई भी दूध का धुला नहीं है, ना अमेरिका दूध का धुला है, ना ईरान दूध का धुला है, ना ही बाकी देश इसमें कोई दूध के धुले हैं। लेकिन सब अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं। There are no permanent friends, there are no permanent enemies, but there are permanent national interest। और वो नेशनल इंटरेस्ट है कि ईरान एक पुरानी सभ्यता है और उसके साथ बातचीत करने में हमेशा कुछ अच्छा तरीके से पेश आना चाहिए। अगर आप दादागिरी के साथ पेश आएंगे तो शायद ईरान को पसंद नहीं आएगा, और ईरान को चाहने वाले देश हैं उनको भी नहीं पसंद आएगा। आप देखिए जर्मन के चांसलर किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। तो ये सब देखते हुए अमेरिका भी जानता है कि उसकी स्थिति उतनी मजबूत डिप्लोमेटिकली नहीं है। कूटनीति में अमेरिका थोड़ा मार खा रहा है, पर जहां तक लड़ाई का मामला है, जहां तक स्टेट ऑफ होर्मुज का है, जहां तक नुकसान पहुंचाने की बात है, जरूर ईरान को नुकसान पहुंचाने में अमेरिका कामयाब हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए तो क्यों हाथ पांव मार रहे हैं, ईरान हाथ पांव इसलिए मार रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि $250 बिलियन का नुकसान ईरान ने झेला है, जिसमें तकरीबन 1 लाख उनके घर बर्बाद हुए हैं, 8 लाख लोग घर बेघर इधर से उधर हुए हैं, उनका पूरा एयरफोर्स, उनका पूरा नेवी हुआ, उनकी लीडरशिप हुई, उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हुए, सब बर्बाद हुए। मतलब ईरान ने कोई कम नहीं झेला। उसके बावजूद भी जो शहादत का जो जज्बा है ईरान के अंदर, उसमें बिल्कुल सर, जो हम बातचीत कर रहे हैं उसी से जुड़ी हुई खबर आ रही है, वो जरा मैं साझा कर देती हूँ कि हॉर्मुज को लेकर के बी गालिबाफ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण आवश्यक है, ईरानी कंट्रोल से हमारे पड़ोसियों को फायदा पहुंचेगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो अब ऐसे में वो भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर यहाँ पर अमेरिका ने अपना डेरा इसी तरीके से जमा लिया, विंग कमांडर जो आप बात कह रहे थे, यही बात ईरान की तरफ से भी कही जा रही है कि अगर यहाँ पर अमेरिका ने अपना डेरा जमा लिया तो इससे सबसे ज्यादा पड़ोसी देशों को वहां पर बसे हुए नुकसान उठाना पड़ेगा, और यही बात बी गालिबाफ की तरफ से कही गई है। ईरान तो समझ रहा है, बाकी कंट्री कब इसको लेकर के कंडेम करेंगी? क्या अमेरिका से सच में, सुपर पावर से सच में बाकी देश डर रहे हैं, इसलिए इस बात को लेकर के कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे?